3। चैप्टर 3 में हम एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, प्रोग्राम एड्रेसिंग मोड, डेटा एड्रेसिंग मोड्स एंड एड्रेसिंग मोड। जो सबसे वास्ट है वो है डेटा एड्रेसिंग मोड। तो वी विल स्टार्ट विद द डेटा एड्रेसिंग मोड। ओके, सो डेटा में जो सारे एग्जांपल्स हैं दे आर बीइंग टेकन थ्रू द मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन यू नो, एक डेस्टिनेशन होता है, एक सोर्स होता है। डेस्टिनेशन इज एट द लेफ्ट साइड, source is at the right side. Whatever you move, it moves from source to destination. Okay, whatever the content of bx will be, it will be copied to the ax. The content of bx will remain same and ax will change. Okay, this is a summary, but हम इनको डायरेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग। The most easiest addressing, the both source and register side, the both source and destination side are registers. दोनों साइड रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स 8 बिट हो सकते हैं, 16 बिट हो सकते हैं या 32 बिट हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट साइजेस के नहीं हो सकते। अगर सोर्स में 8 बिट है तो डेस्टिनेशन में भी 8 बिट होगा, 16 है तो 16 होगा, 32 है तो 32 होगा। यू कैन नॉट मूव बिटवीन, स्पेशली मूव बिटवीन टू डिफरेंट साइज ऑफ रजिस्टर्स। ओके, this is a typical example of move bx cx. You have bx, you have cx, you are moving cx contents of cx to the bx. Now you know the contents of cx word size है, cx है मतलब only 16 bits, मतलब आपकी 4 digits जो है move कर रही है। तो 4 digits अगर हम देखें cx की, it's 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 will be copied to the 7 6 am. So after this move instruction will be executed, the content of ebx will change to 2 2 3 4 1 2 3 4. Okay, उसके बाद आता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग में यू हैव द इमीडिएट डेटा दैट इज टू बी मूव। आपके पास डेटा होता है जिसको आपको मूव करना होता है, ठीक है। द डेटा इमीडिएटली फॉलो द हेक्साडेसिमल लॉक कोड इन द मेमोरी। इमीडिएट आर कांस्टेंट डेटा, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम अ रजिस्टर और मेमोरी आर वेरिएबल डेटा। तो जो आप रजिस्टर्स के थ्रू डेटा मूव करते हो दैट इज वेरिएबल डेटा, बिकॉज रजिस्टर में चेंज कर दोगे और डेटा विल बी चेंज। बट इफ यू आर यूजिंग इमीडिएट डेटा दैट्स अ कांस्टेंट डेटा। फॉर एग्जांपल दिस move eax 3456h, ठीक है। यू आर मूविंग 3456h, 13456, ये 3456 होना चाहिए था, ठीक है। मूव eax में आपने 3456h किया तो eax में आपका ये चला जाएगा, 3456 चला जाएगा, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन कॉपीज द इमीडिएट डेटा 3456h into eax, ठीक है। तो eax में जो भी कंटेंट था इट विल बी कॉपीड विद द 3456h। द ओनली डेफिनेशन में कौन 32 बिट है ना? हाँ, ex 32 बिट है, तो ये वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, साइन एक्सटेंडेड हो जाएगा। 3456 है ना, it will be 000 and it will be the whole content will change in this case. Okay, because eax is a word size data, word size register, so word size data is to be transferred. So इस केस में it will be extended to 32 bit, तो 00003456h will be move here. Okay, ये क्लियर है? ये बहुत आगे तक ये बात आई है, ये चैप्टर 4 या चैप्टर 6 में ये बात आई है कि व्हेनेवर जब भी आप इमीडिएट डेटा मूव कर रहे होते हो सो इट गेट एक्सटेंडेड टू डिजायर्ड साइज। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, एक सेकंड।
हाँ जी, तो इट्स एन अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर है तो इट विल बी जीरो एक्सटेंडेड, साइंड नंबर होता है तो इट विल बी साइन एक्सटेंडेड। सो लेकिन इस केस में चाहे ये फोर डिजिट नंबर है बट द होल कंटेंट ऑफ द रजिस्टर विल चेंज, क्योंकि जो डेटा मूव हो रहा है वो EAX में मूव हो रहा है, AX में नहीं मूव हो रहा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इमीडिएट डेटा कैन बी extended as per your desired location, your destination location, but register के केस में you have to make sure कि दोनों साइज ऑफ डेटा सेम, दोनों साइज ऑफ डेस्टिनेशन और सोर्स आपके सेम है। और मोस्टली बाकी सारे एड्रेसिंग मोड्स में your source and destination should have the same size, but in case of immediate data, because it's variable, it's a constant, it can be extended, it can be zero extended if it's a unsigned number, it will be signed extended if it's an unsigned number। ठीक है, तो ये 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से मूव होगा 0 0 0 0 3 4 5 6। तो कंटेंट ऑफ EX आफ्टर दिस, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड विल बी 0 0 0 0 3 4 5 6 H नहीं 3 4 5 6। ओके, देखो सोर्स डाटा ओवरराइड्स द डेस्टिनेशन डेटा। फिर बताएंगे किस कुछ लैंग्वेजेस में जो आपका इमीडिएट डेटा, कुछ असेंबलर्स जो होते हैं वो इमीडिएट डेटा से पहले हैश मांगते हैं, बट इट्स नॉट इन द केस ऑफ Intel, and most of the assemblers can go without hash symbol। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, H means कि the data is hexadecimal form, if you are transferring the data in some other form you have to append the desired number to that also। अगर आप एस्काई कोड, अगर आप कोई कैरेक्टर डाल रहे हो तो आपको डबल कोड से सिंगल कोड में उसको एनकम्पास करना होता है। अगर आप एस्काई कोड डाल रहे हो तो आपको डायरेक्ट डालना होता है। अगर आप डेसिमल डाल रहे हो तो आपको डी, तो आपका बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल ही माना जाता है अगर आप उसको किसी भी चीज से अपेंड ना करें। लेकिन अगर आप ऑक्टा डेसिमल या उसके अलावा कोई किसी टाइप का नंबर डाल रहे हो तो यू हैव टू यूज द प्रॉपर अपेंडिशन फॉर दैट। ये सब आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट डेटा एड्रेस, डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग। डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग में यू हैव वन डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग इज ऑफ टू काइंड। डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग दोनों का काम सेम है कि द रजिस्टर इन्वॉल्व्ड इज AL, AX और EX, बट द साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, द साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, displacement addressing instruction is bigger as compared to your direct addressing। Okay, so the direct data addressing या displacement addressing दोनों में क्या होता है, द रजिस्टर विच इन्वॉल्व इज AL, AX और EX। ठीक है, द डेस्टिनेशन या सोर्स में आपका AL, AX अगर EX है तो इट्स अ डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग और डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। Direct addressing is a move instruction transfer data between a memory location located within the data segment and the AL, AX और EX। ठीक है, डेटा का ट्रांसफर होता है किसी डेटा सेगमेंट से AL, AX और EX के बीच में। ठीक है, इट्स अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में एक डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग आता है और एक डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग आता है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में बस ये 3 बाइट नहीं रहता, बाकी आपका डेफिनेशन यही होती है, काम यही होता है कि द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड विद इन डेटा सेगमेंट एंड एक्यूमुलेटर। ओके, so data addressing, there are two types, direct addressing and displacement addressing। Direct addressing and displacement addressing both doing the same thing whenever in either in the source or in the destination accumulator is involved, it's a data addressing mode। Okay, and when it's a data addressing mode, the size will depend whether it's direct addressing mode or displacement addressing mode। Okay, so if it's 3 byte then it's direct addressing mode, and if it's more than 3 bytes, 5 bytes की होती है शायद आपकी, 4 bytes की होती है displacement addressing, and if it's 4 bytes and 7 bytes in Pentium 4 then it's displacement addressing, the work is same। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। we have move AL 1234H। AL में data is going, so first of all this is an offset address, whenever a number is encompassed within square brackets is an offset address, it has to be added to some port segment because it's a data segment part, so it will add it to the data segment register,
1 2 3 4 when you will add to the data segment, यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 0 0 0 append किया, 1 2 3 4 add किया, you will get 1 1 2 3 4. When you go to the 1 1 2 3 4, you will get your data which is 8A. You'll move it to AL. Okay, so this is your data addressing mode. Okay, we don't know the size here for the time being, but if the size is whatever the size is 3 byte 4 byte 7 byte, it's a data addressing mode. Okay, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कि what data addressing mode is? Data addressing mode whenever there is transfer of data within data segment and accumulator. किसी भी साइज का accumulator लो, AL ले लो, AH ले लो, AX ले लो या EX ले लो. अगर डेटा सेगमेंट से accumulator में या accumulator से डेटा सेगमेंट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इट्स अ डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग मोड. ओके, ठीक है. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग इज अगेन सेम. नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. Allows data to be addressed at any memory location through an offset address. Register indirect के केस में आपका जो डेटा है that can be addressed through an offset address के केस में आप उसको अभी तक जो हमने डायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग पढ़ा ना, register and direct addressing is kind of same, but in that case your accumulator is not involved. Let's take an example of this. Move AX, BX. अब this is not a data segment. Okay, ये आपका डेटा सेगमेंट का डेटा नहीं है. This is indirect form of data segment. That's why it's a register indirect data addressing mode. इस मोड में आपका डेटा एड्रेसिंग मोड में एक्यूमुलेटर के साथ आपका डेटा सेगमेंट का कंटेंट होना चाहिए था, डायरेक्ट ऑफसेट होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट ऑफसेट है. दैट्स व्हाई इट्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. और यहाँ पे हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ AX होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा एड्रेसिंग मोड. ओके, अगर आप देखो ना, इट्स डूइंग द सेम थिंग एज डेटा एड्रेसिंग मोड, काम वही कर रही है. ठीक है, BX से कोई ऑफसेट उठाएगी, उसको DS में डाल देगी और वहां से कंटेंट उठा के AX में डाल देगी. तो कुछ कुछ काम डेटा एड्रेसिंग मोड जैसे ही है, बट द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इज डिफरेंट, एंड द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड डिफाइंस इट्स नेम व्हिच इज रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो फर्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा एड्रेसिंग इज कि यहाँ पे या यहाँ पे देयर इज नो लिमिटेशन. आप AX की जगह कोई और रजिस्टर यूज कर सकते हो, DX यूज कर सकते हो. ओके, बट यहाँ पे यहाँ पे also you are not using offset directly but indirectly. The BX ka content will act as offset. You will take that offset, add it to DS, go to that location and transfer the content. Okay, so let's implement this. Move AX BX. What is in BX? BX is 100H, DS में 0100H. When we add these two, we'll get 2000H. Okay, because DS में 0 append किया तो it also become 100H. Now it's 2000H. When we go to 2000, we find 1 2 3 4 because it was a word size data transfer. So transferring, we are 1 2 3 4, we are transferring 1 2 3 4 to the AX. Okay, higher order bit set higher order bits, lower order bit set lower order bits. ठीक है, क्लियर है? 1 कैसे हो गया DS का? ये DS का क्योंकि अपेंड करते हैं ना डेटा सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग मोड में. सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग में सेगमेंट एड्रेस में पहले 0 अपेंड करते हैं, उसके बाद ऑफसेट को प्लस करते हैं. ये डाउट है इसमें क्योंकि ये चैप्टर 2 का पढ़ाया हुआ है. देखो, whenever there is segment plus offset addressing, most of the cases में you will get the segment plus offset addressing. ठीक है, यहाँ पे you are also having the segment plus offset addressing. So you have the segment register, you have the offset address. Now you cannot directly add the segment to the offset. First you will have to append 0 at DS. पहले 0 ऐड करोगे DS में, तब BX को ऐड करोगे. ठीक है, इसका रीजन भी मैं बता देती हूँ. बिकॉज DS आपका 16 बिट्स का रजिस्टर होता है, और अगर 16 बिट का रजिस्टर देखा जाए, 16 बिट का एड्रेस बस की तरह अगर हम इसे कंसिडर करें तो 2 to the power 16 सिर्फ 64 के बाइट्स को एक बार में एक्सेस कर सकता है. अगर हम हर बार 16 बिट का रजिस्टर यूज करते हैं तो वी विल नेवर बी एबल टू रीच मोर देन 64 के बाइट्स इन अ मेमोरी. बट आवर मेमोरी इज ऑफ 1 मेगाबाइट. में 1 मेगाबाइट को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू हैव अ 20 बिट रजिस्टर. अब 20 बिट रजिस्टर तो हमारे पास है नहीं, तो व्हाट वी डू इज वी अपेंड 0 टू इट, एंड व्हेन वी अपेंड 0 टू इट आवर पर्पस सॉल्व्ड.
ठीक है. So we register become 20 bit register and 2 to the power 20 is 1 megabyte. So अब हम पूरी की पूरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. So whosoever questions it was, जिसका भी था, देखो हमेशा ध्यान रखना, whenever you will be having an segment register which is a DS and offset, first you will append 0 to DS. अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी एग्जांपल्स में भी यही किया है. आप चेक करो कि DS में आपका 100 है, 1234 है आपका ऑफसेट, आपने पहले 0 अपेंड किया, इट विल बिकम 1000. Now you'll add 1234, what you are getting is 11234. So that's a simple thing. Question आता है, direct question आता है. So only thing to remember is कि always append 0 to your data segment register and then add offset to it. Okay? तो कोई गलती नहीं होगी. सेगमेंट प्लस ऑफसेट में तो कम से कम ध्यान ही रखना पड़ेगा. कहीं पूछ we were here. Okay, so this is your register indirect addressing. A register is being used to indirectly access the offset. Okay, this can be anything. This is register indirect addressing. अभी किसी को डाउट है? अच्छी बात है कि उसने डाउट पूछा, एटलीस्ट उसको क्लियर तो हुआ, वरना वो आगे तक चलता रहता. तो कोई भी हो, छोटे से छोटा डाउट हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज मैम क्या सोचेंगी कि मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं. कोई बात नहीं. इट्स नॉट इजी सब्जेक्ट. इजी नहीं है ये सब्जेक्ट. एक कंसेप्ट याद होता है, दूसरा भूल जाओगे, दूसरा याद होगा, तीसरा भूल जाओगे. ठीक है, तो जब तक पूछोगे नहीं, जाओगे नहीं दिमाग में, तब तक याद नहीं होगा. तो अभी भी किसी को डाउट है कि क्या चीज कैसे हुई, तो ही और शी कैन आस्क मी. It's never to be ashamed about your doubts. You are here to ask questions. I'm here to give you answers. Okay, because I used to be ashamed about my doubts during BSc. So one thing I want to convey to my student before taking classes is that never be ashamed about your doubts. If you have them, whatever, how stupid they are, how vague they are, just ask them. चलो ठीक है. If it's clear now, किसका भी क्वेश्चन था, आई थिंक अजय का था, पता नहीं किसका था, आवाज पहचान में नहीं आई. जिसका भी था, I think it's clear. Okay, still if you have it, you can ask me. Now come to the data segment is used default by ये छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब रीड मार लेना. Now we talk about the special assembler directive that you have used in your program also. We have some special assembler directive which are BYTE PTR, QWORD PTR, DWORD PTR, okay, and QWORD PTR. So अब आपने एक प्रोग्राम ऑलरेडी इन वर्ड इन असेंबलर डायरेक्टिव्स को यूज करके किया हुआ है, तो आई थिंक अभी आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाएंगे कि BYTE PTR क्या करता है. Whenever we transferring data between two registers, we can also use this pointer to manipulate the size of data that we are actually transferring. Okay, suppose I'm doing move ax comma bx. मैं move ax comma bx कर रही हूँ, but I only want a bite size data from bx, that is bl चाहिए मुझे खाली. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं bh ले लूँ, then ठीक है, मैं bl अगर मैं ले लूँ, खाली मुझे one byte size of data चाहिए, तो I can use this pointer. Okay, similarly if I'm transferring data between eax and ebx, I can use word ptr to just access the word size data from ebx or eax. Okay, so उस केस में, जिस केस में आपका वो eax 1234h हो रहा था, उस केस में भी हम ptr यूज कर सकते थे. ठीक है, तो उस केस में हमारा 000 नहीं ओवरराइट होता, खाली 1234h जो है वो कॉपी हो जाता अपने डेस्टिनेशन पे. So now you know how this BYTE PTR and what PTR works. Indirect addressing allows you to have tabular data. Obviously, you can have tabular data. You can store the, suppose you have a table in your memory, you can store the starting address of the table in your register, and then you can access the content of the table by +1, +2, +3 thing. Okay, every time you'll increase the size of your bx, you will get some of the contents accessed. Now come to the base plus index addressing. ठीक है, नाम से ही देखो, there is some base and there is some index, and that is going to some register. ठीक है, तो indirect, similar to indirect addressing because it's indirectly addresses, but यहाँ पे we have
base also, and we have index also. Now इसका सिंपल सा एग्जांपल पे मैं डायरेक्ट आती हूँ, ज्यादा समझाते हुए नहीं. दिस इज हाउ इट लुक्स. यू हैव बेस, यू हैव इंडेक्स. ठीक है. सो अभी तक अगर आपने देखा था, अगर आप रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करो तो कुछ कुछ ऐसी ही थी. यहाँ वहां पे भी एक रजिस्टर था, वहां पे भी यू हैव अ रजिस्टर टू एक्सेस सम ऑफसेट. यहाँ पे भी यू हैव समथिंग लाइक दिस, एक्सेप्ट यू आल्सो हैव एन इंडेक्स. आपके पास एक इंडेक्स भी है. ठीक है. सो बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में यही डिफरेंस होता है कि हियर यू हैव एन इंडेक्स आल्सो, अदरवाइज योर स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर टू द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. ओके. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. हमारी वो क्या है, हमारी इंस्ट्रक्शन है bx प्लस di. सबसे पहले तो मुझे bx और di के कंटेंट को देखना पड़ेगा. चलो, bx का कंटेंट है मेरा 1000, मेरा di का कंटेंट है ab03. ठीक है. मैंने इन दोनों को प्लस किया. मैं इन दोनों को जब प्लस करूंगी, dx का कंटेंट है 1000, मेरा bx का कंटेंट है और मेरा di का कंटेंट है 0010. ठीक है. जब मैंने इन दोनों को प्लस किया 100010, मुझे एक ऑफसेट मिल गया 1010. ठीक है. आई हैव द ऑफसेट नाउ. नाउ सेकंड थिंग इज टू बी गेट इज डेटा सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट. डेटा सेगमेंट में मेरे क्या है 0100. सेम थिंग, अपेंड किया 0, मेरा क्या बन गया वो 1000. अब 1000 में जब मैंने ऑफसेट प्लस किया तो आई गेट 2010. जब मैं 2010 पे जाती हूँ तो वहां से वर्ड साइज डेटा उठाती हूँ और edx में डाल देती हूँ. ठीक है. बिकॉज डेटा इज टू बी ट्रांसफर टू द dx. ओके. कोई प्रॉब्लम थी इसमें? bx का कंटेंट लो, di का कंटेंट लो, दोनों को प्लस कर दो. यू विल गेट एन ऑफसेट एड्रेस. बिकॉज इट्स एन ऑफसेट एड्रेस, इट हैज टू बी एडेड टू सम सेगमेंट एड्रेस. सेगमेंट एड्रेस में आपने चेक किया कि 100 है, आपको 0 अपेंड करना होता है, आपने 0 अपेंड किया. यू गेट द इफेक्टिव एड्रेस एज 2010. यू गो टू दैट इफेक्टिव एड्रेस, you get the result. Okay. This is how it's working. In register indirect addressing, we were just not adding this thing. We were just going to this offset address. We were just taking this offset address, adding to the data segment, going to the effective address, copying the content. Okay. Base plus index addressing का एक फायदा होता है कि with the help of this we can locate the array. Arrays को easily locate कर सकते हैं. आप अपने array के एड्रेस को bx में डाल दो और अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप di में डाल दो. ठीक है. तो di के थ्रू आप अपने एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो और bx के थ्रू आप अपना एरे का मतलब bx के थ्रू आप अपना बेस एड्रेस ऑफ एरे स्टोर करके रख सकते हो विच विल नेवर चेंज. बट di के थ्रू यू कैन एलिमेंट बाय एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हो. इसको वन फर्स्ट एलिमेंट यूज करना है, टू एलिमेंट यूज करना है, इसके कंटेंट को चेंज करते रहो. सो यू विल गेट द लोकेशन ऑफ योर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दिस कंटेंट विल ऑलवेज बी सेम क्योंकि आपका बेस एड्रेस तो एरे का नहीं चेंज होने वाला. ठीक है. आपको फोर्थ एलिमेंट पे जाना है एरे प्लस 4, यू विल गेट द 4. ठीक है. आपको फिफ्थ एलिमेंट पे जाना है एरे प्लस 5, यहाँ पे 5 डालोगे एरे प्लस 5, यू विल गेट द फिफ्थ एलिमेंट. ओके. सो this base plus index addressing is very much useful when we come to base plus array declaration या array को यूज करते हैं आपके प्रोग्राम्स में.
सिंपल है, बट अगर आप इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन को मैप करने की कोशिश करो तो दे आर वेरी मच इजियर, बहुत इजी है। अगर आप ऐसे डेफिनेशन के थ्रू लर्न करोगे तो मे बी यू विल फॉरगेट कि बेस प्लस इंडेक्स क्या था, बट अगर आप नाम के थ्रू देखना चाहो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है लर्न करनी, ठीक है। सो रजिस्टर रिलेटिव, रजिस्टर के रिलेशन में एड्रेसिंग, यू हैव अ रजिस्टर रिलेटिव टू एंड द रिलेशन इज 1000h, मतलब 1000h स्टेप आगे जाना है आपको bx के रिलेशन में। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मूव ax bx प्लस 1000h, 1000 उठाया bx में डाला, bx का कंटेंट देख लेते हैं क्या है, 0100, 1000 को ऐड किया वी गेट 1100। आई होप किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, कोई बोल नहीं रहा है, तो आई एम गोइंग विद माई पेस बिकॉज दिस इज जस्ट रिविजन। So 0100, 100 को ऐड किया वी गेट 1100, 1100 मिल गया। अब हमें इट्स अ डेटा एड्रेसिंग मोड, तो हमें डेटा सेगमेंट देखना है। डेटा सेगमेंट में 0200 है, तो मेरे को जब मैंने अपेंड कर दिया 0 तो मेरा डेटा सेगमेंट बन गया 2000। अब 2000 में जब मैंने 110 डाला तो मेरा बन गया 3100। 3100 पे जब मैं गई आई गेट A076, 8076, तो मैंने मूव करा दिया, ठीक है, सिंपल। इसमें दिस एड्रेस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें तो हाँ वो लिखा था बोलो। ना कि bx प्लस 1000h, मतलब तो इसमें दो बार क्यों ऐड करना पड़ रहा, फिर दोबारा ds से क्यों? अच्छा, अरे ऑफसेट, ठीक है हाँ हाँ हाँ, ये पूरा ऑफसेट निकल के आ गया ना बच्चे, देखो ठीक है। ये पूरी चीज ऑफसेट है। चाहे आप इसमें 25 चीज भी प्लस कर लो इस स्क्वायर के अंदर, वो होगी ऑफसेट ही, ठीक है। तो 25 चीज तो नहीं प्लस करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें प्लस करनी होंगी अपने एड्रेसिंग के हिसाब से, बाकी वो होंगे ऑफसेट ही। एनीथिंग विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑफसेट, कुछ भी जब भी उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो ऑफसेट होता है। तो इन दिस वे, इस केस में यू आर गेटिंग ऑफसेट बाय एडिंग bx कंटेंट एंड 1000 टू इट, ठीक है। bx के कंटेंट में 1000 को ऐड करके आपको ऑफसेट मिल रहा है, बट मिल ऑफसेट ही रहा है। ऑफसेट को मिलने का मतलब है उसे सेगमेंट में डालना है, सेगमेंट में डालने का मतलब है सेगमेंट में 0 अपेंड किया, ऐड किया और हमें इफेक्टिव एड्रेस मिला 3100। 3100 पे गए, कंटेंट मिल गया, कॉपी किया, काम खत्म, ठीक है। अच्छी बात थी, उसने पूछा, इट्स गुड थिंग। और किसी को डाउट है, पूछना इज ऑलवेज गुड। आई ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क, बेवकूफी से बेवकूफी क्वेश्चंस पूछो, बट पूछो। अभी भी किसी को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पूछ सकता है। आई हैव वेरी मच पेशेंस टू एक्सप्लेन इट ऑल अगेन टू यू, मेरे पास बहुत पेशेंस, बट क्लियर होना चाहिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो रट्टा तो कहीं मार नहीं सकते, तो कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। इस केस में भी वी कैन, देखो जैसे हम बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग में एरे वाज यूजफुल, यहाँ पे भी एरे हमारे लिए यूजफुल होता है। कैसे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक bx प्लस 1000h करके जो चीज बन रही थी, वहां पे हम 1000h की जगह एरे का एड्रेस डाल सकते हैं, ओके। 1000h की जगह हम एरे का बेस एड्रेस डाल सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और रजिस्टर के केस में हम एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं कि रजिस्टर के कंटेंट को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, ओके। रजिस्टर के कंटेंट को वेरिएबल डेटा बोलते हैं और डायरेक्ट डेटा को कांस्टेंट डेटा बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग कांस्टेंट डेटा अगेन एंड अगेन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रोग्राम में ही विल डू सम प्रोग्रामिंग कि हम bx के कंटेंट को बार बार चेंज कर दें। तो मैं कैसे अपना एरे यहाँ पे है, किस तरीके से मैं एरे एक्सेस कर सकती हूँ यूजिंग दिस एड्रेसिंग मोड। इसमें इस जगह पे मैं अपना एड्रेस का एरे का एड्रेस डाल देती हूँ, बेस एड्रेस, ठीक है। तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। इसको मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट चेंज करके, या हर एलिमेंट के लिए +1 +2 इसके कंटेंट को इंक्रीमेंट कर करके, ठीक है। तो मैं अपने एलिमेंट्स अपने एरे को एक्सेस कर सकती हूँ, ओके। सो दिस एड्रेसिंग मोड इज आल्सो हेल्पफुल इन एक्सेसिंग एरे। नाउ कम्स योर बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स। अब देखो फिर से नाम देखो, देयर इज सम बेस, देयर इज सम रिलेटिव एंड देयर इज सम इंडेक्स। मतलब बेस के रिलेशन में कोई नंबर है और उसमें एक इंडेक्स प्लस हो रहा है, ठीक है। सो नाम से ही यू कैन गेट कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन बन रही होगी। there must be a base register, there must be an index register and there must be some relation to base, okay। so इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
base plus relative plus index addressing. Okay, so now you have an index register, a base register, and a relation to your base register. Okay, ठीक है. सो नाम से अगर आप मैप करने की कोशिश करोगे इजीली लर्न कर पाओगे और फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. और वैसे तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी इजी है. अब हमें क्या करना होगा, जिसका भी लास्ट वाले पे डाउट आया था. अब देखो बच्चे, हम यहाँ पे 3 चीजों को प्लस करेंगे, लेकिन तीनों चीजों से हमें मिलेगा ऑफसेट ही. एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधे. ठीक है, मेरी ये प्लस है, ये क्यों चेंज नहीं हुआ. दिस इज प्लस, दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस इज प्लस. सो यहाँ पे मेरी इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स प्लस एस आई प्लस 1000h. अब मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, बी एक्स प्लस एस आई प्लस 1000. चलो देखते हैं इनका कंटेंट क्या क्या है. 20 0010 और क्या था 1000. इन तीनों को प्लस किया, आई गेट 1000 का प्लस किया इसने. 0010 एस आई 20 0030 हो गया. 100 इसने 100 क्यों प्लस किया, 100 है क्या. अच्छा यहाँ पे 100 होगा, इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है. ठीक है, 100 था, यहाँ से 100 है बट यहाँ इन्होंने 00 कर रखा है. ठीक है, सो इट्स 100. सो इसको हम यहाँ पे 100 मान के चलेंगे. सो यहाँ पे जब उसने 100 प्लस किया, अब मेरे पास इन तीनों का कंटेंट आ गया, इन तीनों का कंटेंट आ गया, बट अगेन इट्स एन ऑफसेट. आई हैव 0130. नाउ आई गो टू ds, add 0 to it and add this 0130 here. So I get 10130, go to 10130, copy A316 and copy it to the EAX, paste to the EAX. So this is how base plus index addressing works. Okay, okay, ठीक है. This is also helpful in two dimensional array addressing. This वाली addressing की help से आप two dimensional arrays को एक्सेस कर सकते हो. किसी एक डिस्प्लेसमेंट के केस में आप जस्ट मेन अपने जो बेस एड्रेस है उसको यूज करो, और रो के लिए किस रो, जैसे कि सपोज आपका एरे है, अगर टू डायमेंशनल एरे है, तो आप अपनी बेस एड्रेस ऑफ पूरे एरे का किस यहाँ पे स्टोर करवा लो, कांस्टेंट डेटा में स्टोर करवा लो. bx के थ्रू आप रोज चेंज करवा लो कि अभी आपको रो का एलिमेंट फर्स्ट रो का एलिमेंट कोई एक्सेस करना है या सेकंड रो का एक्सेस करना है, और si के थ्रू आप एलिमेंट नंबर दे दो. सो इन दिस वे यू आर एबल टू एक्सेस two dimensional array in assembly language. Okay, with the help of this addressing. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग. स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग जो है बहुत ही रेयर होती है, बिकॉज इट्स ओनली अवेलेबल फॉर 38642 माइक्रोप्रोसेसर्स. आपके नीचे वाले पे अवेलेबल नहीं होती. स्केल्ड इंडेक्स से अगर हम मैप करने की कोशिश करें तो देयर इज सम इंडेक्स रजिस्टर एंड वी आर स्केलिंग. ठीक है, अब स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग में भी हमारे पास एक बेस रजिस्टर्स भी होता है और एक इंडेक्स रजिस्टर भी होता है, और इसकी हम स्केलिंग करते हैं. तो देखो हमारे स्केलिंग फैक्टर हो सकते हैं 1 2 4 8. इसका नाम से आप मैप करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसको तो ध्यान ही रखना कि देयर विल बी अ बेस रजिस्टर, देयर विल बी टू रजिस्टर एंड वन ऑफ द रजिस्टर विल बी स्केल्ड. Mostly it will be the index register. Okay, so now come to the, there are scaling factors 1 2 4 8. By default it always 1. EBX ECX तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 1 है. अगर स्केलिंग फैक्टर 2 होता तो EBX प्लस ECX इंटू 2. अगर 4 होता है तो EBX प्लस ECX इंटू 4. ठीक है, तो उस केस में आप पहले 4 के CX के कंटेंट को ECX के कंटेंट को 4 से मल्टीप्लाई करते, EBX में प्लस करते, फिर AL में मूव करा देते. ठीक है, next is the RIP relative addressing. This is only available for the 64-bit instruction mode. फ्लैट मेमोरी मॉडल में ही ये वाली अवेलेबल है. इसके बारे में तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. Next are the data structures. Your assembly language also gives the provision of data structures where your structures start with the assembler directive struct and ends with end s. Now come to the program addressing mode. अब आपके data addressing mode हो गए, तो how to address data in your programs. आपके पास different addressing modes है. अब आता है आपके program addressing mode. program addressing mode में फिर से वही घिसी पिटी वाली statements हम पढ़ेंगे. jump and call की help से आप program की addressing कर सकते हो. ठीक है, तो there are 3 distinct forms of jump also: direct, relative and indirect.
डायरेक्ट, रिलेटिव एंड इनडायरेक्ट सब आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन इट्स डायरेक्ट यू हैव द डायरेक्ट एड्रेस वेयर यू आर टू जंप। इनडायरेक्ट, रिलेटिव के केस में आप किसी रजिस्टर के रिलेशन में जंप कर रहे होंगे और इनडायरेक्ट के केस में आप किसी रजिस्टर के कंटेंट में जंप कर रहे होंगे। ओके, तो आपकी जो डायरेक्ट जंप होती है it looks something like this. Machine form में it looks something like this. So you have jump 1000h, so you have to move to the jump 1000h. ठीक है, तो ये CS में 1000 डाल देगा और आपके ऑफसेट में 0000 डालेगा और फिर इस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। Next, jump instruction. The jump instruction होती है, that was a direct jump. You had the address where you had to jump to. So jump, this jump instruction जो पहली वाली jump instruction थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो CS में 1000 डाल के और IP में 00 डाल के उस मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाती। ठीक है, इस जंप को इंटरसेगमेंट जंप भी बोलते हैं। इंटरसेगमेंट जंप is a jump which can jump to any memory location within the entire memory segment. ठीक है, so this jump, direct jump, can move to any memory location. ठीक है, often called a far jump. इसको far jump, रियल मेमोरी मोड में जो लोकेशन होती है वो 1 मेगाबाइट होती है और प्रोटेक्टेड मोड में जो फार जंप होती है वो आपकी 4 बाइट तक हो सकती है। डिपेंड्स कि आपका मेमोरी साइज कितना है। ओके, बाद आपका रिलेटिव प्रोग्राम मेमोरी, रिलेटिव प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग। ठीक है, इस वाले जंप में योर इंस्ट्रक्शन ये या तो 1 बाइट होती है विद 1 बाइट और 2 बाइट डिस्प्लेसमेंट। जो इंस्ट्रक्शन होती है आपकी वो 1 बाइट की होती है और 1 या 2 बाइट का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें जो आपकी जंप होती है इट्स रिलेटेड टू द आईपी। इसका अगर आप एग्जांपल देखो, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जंप टू, दैट मींस व्हाटएवर द कंटेंट ऑफ आईपी करंट नाउ, राइट नाउ इज, जो भी आपके आईपी का कंटेंट है राइट नाउ उसमें आपका 2 प्लस कर दे और वहां पे जंप कर जाए। सो दिस अ रजिस्टर रिलेटिव जंप। ओके, एक थी डायरेक्ट जंप जिसमें आपके पास डायरेक्ट एड्रेस था, वहां पे आपने सीएस में कंटेंट डाला, आईपी में कंटेंट डाला एंड यू जंप टू द memory location. And it can be far jump, inter-segment jump. Similarly, there is similar, not similarly, other side there is a indirect register relative jump where you are jumping in relation with the IP instruction, IP register. So whatever the content of IP will be, 2 will be added to it and you will 2 will be added to it and you will get the jump location. Okay, this is intra-segment jump. ये intra-segment jump है. With this jump you can only jump anywhere in the current code segment. Depend करती है short है या near है, तो उसकी आपको ठीक वो पता चल जाती है कि कितनी रेंज है। तो short near है उससे मतलब नहीं है, but your jump रिलेटिव जो होती है that's an intra segment jump. यहाँ पे नहीं लिखा है कहीं, बट आपको खुद दिख जाएगा कि आपका सीएस का कंटेंट कभी चेंज ही नहीं होगा, तो आईपी के कंटेंट में ही आप प्लस करते रहोगे। सो यू कैन मूव, यू कैन जंप ओनली विद इन अ पर्टिकुलर कोड सेगमेंट, सो इट्स एन इंटर सेगमेंट जंप। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग में क्या था, देखो आपके पास डायरेक्ट था, यू हैड द डेटा डायरेक्ट, आपके पास रिलेटिव था, आपको रजिस्टर के रिलेशन में जंप करना था। इनडायरेक्ट के केस में आपको किसी रजिस्टर के कंटेंट पे जंप करना है। ओके, सो यहाँ पे आपकी जंप कुछ इस तरीके से लगती है, जंप EAX। जंप EAX का मतलब है whatever the content of EAX is, jump to that location। ठीक है, फिर आती है आपकी डबल इनडायरेक्ट जंप। डबल इनडायरेक्ट जंप आपकी तब होती है जब आपका रजिस्टर के कंटेंट से भी आपको सिर्फ ऑफसेट मिलता है। देखो दिस वाली, देखो देयर आर क्वेश्चंस आस्क्ड, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वैसे मैंने देखा तो नहीं है बट मैंने टेस्ट में दिया था लास्ट टाइम कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डबल इनडायरेक्ट जंप। सिंगल की बात नहीं है, इनडायरेक्ट जंप अगर मैं बात करूं, खाली इनडायरेक्ट जंप की बात करूं, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जंप EAX, jump to the content of EAX. But when I am talking about double indirect jump, it should be encompassed within square bracket. मेरा BX के कंटेंट में मुझे डायरेक्ट जंप का एड्रेस नहीं मिल रहा बट एक ऑफसेट मिल रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डबल इनडायरेक्ट जंप। Indirect jump में I was getting the direct content where I had to jump, but in this case I'm getting the offset of the location where I have to make jump. That's why it is called double indirect jump. तो underline कर लेना,
इनडायरेक्ट और डबल इनडायरेक्ट जंप भी इसको बोलते हैं। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं मैंने देखा नहीं है वैसे, बट मैंने पूछा था, बट आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो इनडायरेक्ट एंड डबल इनडायरेक्ट का एग्जांपल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जंप टेबल दैट स्टोर्स, जंप की हेल्प से भी यू कैन आल्सो हैव अ टेबल एंड एक्सेस द कंटेंट ऑफ इट। सिमिलरली किसी भी रजिस्टर में उसका बेस एड्रेस डाल दो एंड फिर बेस एड्रेस डालने के बाद उसके एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो आईपी के हेल्प से, रजिस्टर रिलेटिव के हेल्प से आप इसको एंड डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। द एग्जैक्ट एड्रेस चूजन फ्रॉम द टेबल इज डिटरमाइंड बाय एन इंडेक्स स्टोर्ड विद द जंप इंस्ट्रक्शन। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ these jumps also you can have a table and you can access the content of the table. नेक्स्ट आता है आपका स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग। स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग में you have a stack and how to address the content of the stack. You know कि there are two statements for accessing the contents of stack, push and pop. The stack always work in a LIFO manner. तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये पार्ट पढ़ाया था, तो जब पार्ट मैंने आपको जब ये समझाया था, तो I told you about few things. First of all, your segment is always cyclic in nature. Your stack is also cyclic in nature. So if you are at the top and if you are going above it, you are coming to the beginning of it. Okay, so LIFO होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट होने के लिए क्या होता है कि आपका पुश एंड पॉप वर्क्स लाइक दिस। सो व्हेनेवर, फिर से देख लो, आपका जो स्टैक सेगमेंट का एड्रेस होता है, जो आपका स्टैक का सेगमेंट एड्रेस होता है, वो आपके एसएसएस में स्टोर्ड होता है, और जो आपका ऑफसेट होता है वो आपके एसपी या ईएसपी में स्टोर्ड होता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, सो व्हेनेवर अ वर्ड ऑफ डेटा इज पुश्ड, जब भी आप कोई एक डेटा स्टैक में, सबसे पहले आप वर्ड साइज डेटा ही पुश पॉप कर सकते हो अगर 16 बिट में काम कर रहे हो, और अगर 32 बिट में काम कर रहे हो तो 32 बिट डेटा भी पुश पॉप कर सकते हो, ठीक है। सो व्हेनेवर अ वर्ड ऑफ डेटा इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक, जो हाई ऑर्डर बिट है वो SP-1 लोकेशन पे जाती है, और जो लो ऑर्डर बिट्स हैं वो SP-2 लोकेशन पे जाती हैं, और उसके बाद आपका जो SP है वो डिक्रीमेंट हो जाता है 2 से, ठीक है। पॉप के केस में उल्टा होता है। पॉप के केस में when a data are popped from the stack, the low order bits are removed from the location addressed by SP, और जो हाई ऑर्डर बिट्स होती हैं वो SP+1 से एक्सेस की जाती है, ठीक है। जब भी आप पुश कर रहे हो तो your high order bits will go to the SP-2 and your low order bits will go to the SP-1 and low order bits will go to the SP-2 and your SP will be decremented. जब आप पॉप कर रहे होते हो तो आपकी लो ऑर्डर बिट जो है वो SP से जाती है, और हाई ऑर्डर बिट जो है आपकी SP-2 से जाती है, और आपका SP इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो LIFO है वो मेंटेन रहता है। ओके, दिस इज अ पुश एंड पॉप डायग्राम्स। देख लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पुश BX, whatever the content of BX is, push it into the stack. So सबसे पहले हमने क्या किया, BX से कंटेंट को उठाया 1 2 3 4, SS में 10 किया, SP के कंटेंट को प्लस किया, जो भी मेमोरी लोकेशन उन्होंने कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं हुआ है उसको 1 2 3 4 में डाल दिया, ठीक है, और पुश कर दिया। तो अब हमने अपना जो स्टैक पॉइंटर था वो भी डिक्रीमेंट कर दिया। तो अब जब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उसकी लो ऑर्डर पे हाई ऑर्डर बिट्स यहाँ आएंगी और लो ऑर्डर बिट्स यहाँ आएंगी, और फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर पॉप करने वाली बात होती तो मेरा SP से पॉप होता, ठीक है, इस वाले जहाँ पे SP पॉइंट कर रहा है वहां से पॉप होती लो ऑर्डर बिट्स, और हाई ऑर्डर बिट्स मेरी पॉप होती SP+1 से, और ये इंक्रीमेंट हो जाता, ठीक है। सिमिलर देखो यहाँ पे भी ये इंक्रीमेंट हो गया। ओके, तो दिस इज हाउ पुश एंड पॉप विद दिस इज हाउ स्टैक में काम करा जाता है, पुश एंड पॉप एंड लीफो। फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है, इसमें होता है पुश ए एंड पॉप ए। पुश ए एंड पॉप ए जो है वो सारे रजिस्टर्स को पुश ऑल पॉप ऑल एक पर्टिकुलर सीरीज में सारे कंटेंट्स ऑफ ऑल द रजिस्टर को पुश करती हैं, फिर उन्हीं रजिस्टर्स को पॉप कर लेती हैं। तो ये आपके चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और ये जो सीरीज है वो याद रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन में आती है कि हाउ कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पुश ए और पॉप ए और पुश ए दोनों का सीक्वेंस क्या है। तो पुश ए का याद हो गया तो पॉप ए का उल्टा होता है। ओके, तो याद कर लेना।
तो पुश एंड पॉप पे जितने भी सारे मल्टीपर्पज आपके रजिस्टर्स होते हैं उन सबके कंटेंट उठाती है, उन सबके कंटेंट को स्टैक में डाल देती है। पॉप पे फिर सारे कंटेंट को वापस से रिट्रीव कर लेती है रजिस्टर्स के। ठीक है, तो इसका जो भी सीक्वेंस है वो इसका उल्टा होता है। चैप्टर 4 में आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो दिस एंड्स द चैप्टर 3। आई एम ओपन फॉर डाउट्स। अगर कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है तो आई होप यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद भी अगर डाउट्स आते हैं, जब भी पढ़ने बैठो, ये हफ्ता है आपके पास पढ़ने के लिए, जब भी पढ़ने बैठो कोई भी डाउट आए तो पिंग मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, एनीथिंग एल्स इज टू बी डन एट माय एंड? कुछ भी करना है? मैम हाँ जी, हाँ हाँ विभू। क्वेश्चन पेपर में आपने कुछ अपलोड किए हैं क्या? हमें मिल नहीं रहा है। अरे यार नहीं किए, मैं अभी कर दूंगी उन्हें, अभी करूंगी, ये क्लास के बाद ही करूंगी, मैं उन्हें टालूंगी नहीं। ठीक है, मैं उसके लिए भी एक अलग से कभी भी फाइल। कर देना। हम नहीं नहीं सिलेबस मैं क्या है अभी। टेस्ट का? हाँ नाइस क्वेश्चन। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जी सब बच्चे प्रेजेंट होना यार, क्योंकि टेस्ट एक अच्छा सा दे दोगे तो you will be left with only one test or assignment to be given, क्योंकि कुछ चीजें फाइनली जाएंगी, प्रैक्टिस अलग, प्रैक्टिस असाइनमेंट और टेस्ट अलग होंगे। ठीक है, तो मैम थोड़े ज्यादा ले लेना मैम टेस्ट, ताकि हम प्रिपेयर कर रहे बार बार। मेरे तो यही मन है कि मैं जैसे ही अपना सिलेबस खत्म करूंगी आई विल कीप ऑन टेकिंग टेस्ट, और इन बिटवीन आल्सो आई विल कीप ऑन टेकिंग टेस्ट। आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन टेकिंग, मेरे को क्या प्रॉब्लम है टेस्ट लेने में, मजा आएगा मेरे को तो। और भी बाकी आप लोग, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ पाओगे, वरना आप नहीं पढ़ पाओगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से पढ़ लेना। क्या डेट है आज? 10 सितंबर है ना आज? तो किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैम एक रिक्वेस्ट है, जैसे जो असाइनमेंट्स और टेस्ट हमारे होते हैं मैम, उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैम एक बारी क्लास में डिस्कस हो जाएंगे तो फिर इट वुड बी बेनिफिशियल। ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। Okay, that's a good thing, good suggestion, because I have never explained them because most of you have done them correctly. सबने एकदम सही सही किया है अब तक, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए वो सारे प्रोग्राम बेस्ड दिए हैं। बट हाँ, शी इज राइट कि जो बच्चे, जिनके बच्चों के कम मार्क्स थे सेकंड असाइनमेंट में, फॉर मेनली थर्ड असाइनमेंट मैंने 3 दे दिए ना अब तक, तो तीसरे असाइनमेंट में बहुत बच्चों के कम मार्क्स थे, उनका प्रोग्राम सही से रन नहीं कर रहा था, उनके लिए इट शुड बी इम्पोर्टेंट कि इट शुड बी एक्सप्लेन कि हाउ द थिंग्स वर डन। So fine, that's great. I will be explaining your assignment from next time. If you want any particular assignment to be explained, then let me know. I will explain it next time. Baki, I'm explaining what I'm telling again. Ki there is going to be a test on next Wednesday, it's 23 of September, 12:30 to 12:45. At 12:45 तक हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। यू विल बी हैविंग अ 1 आवर टेस्ट। 1 आवर टेस्ट में आपको अपने वेबकैम्स ऑन करके बैठना पड़ेगा। माइक आप म्यूट रख सकते हो, ठीक है, वेबकैम्स ऑन रखना। ओबीई होगा, यू विल बी हैविंग एन एक्सेस टू योर नोट्स। जो भी आपने नोट्स बनाया उससे आप अपनी हेल्प ले सकते हो, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू आस्क योर फ्रेंड्स से मत पूछना, ठीक है, उसका भी टाइम खराब करोगे, अपना भी टाइम खराब करोगे, ठीक है, दैट्स द ओनली रेस्ट्रिक्शन। बाकी ओबीई ही होगा। सो तैयार है ना? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी की कोई बहुत तगड़ा इशू हो तो वो मुझे बता सकता है वेंसडे को, उसके लिए टेस्ट दोबारा से कंडक्ट हो जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द क्लास वाज एग्रीड टू टेक टेस्ट ऑन वेंसडे। ओके, सो आई थिंक इट्स फाइन। नेक्स्ट थियरी क्लास में विल बी टेकिंग अ टेस्ट।
और सबको पता हो जाना चाहिए यार, कोई ऐसा ना हो कि जिसको पता ना चला हो। ठीक है, ओके। सो कोई डाउट है अभी किसी चीज से रिलेटेड? बस क्वेश्चन पेपर्स मुझे अपलोड करने हैं ना, वो मैं अभी करूंगी, बाकी और देयर इज नथिंग टू बी एल्स। यू ऑल कैन लीव, थैंक यू सो मच, बाय। कौन सी क्लास है अब? निशु मैम के अच्छा आईटी, ओके। आईटी से पहले खा पी लो कुछ, वो तो बहुत लंबा पढ़ाती हैं। चलो ठीक है, यू गाइस कैन लीव। किसी को डाउट है? सबके सामने नहीं पूछना, पीछे से पूछ सकता है। अश्विन ये रिकॉर्ड करी थी ये वाली? ठीक है, तो मुकेश और अभिषेक कंदारी को शेयर कर देना। अब तो कॉलेज खुल जाएंगे 21 तारीख से पार्शली। हाँ मतलब नहीं, मैम मतलब यू विल मैम हैव एक्सेस टू कॉलेज प्रीमिसेस। ट्वीट करेगा कॉलेज जा सकते हो के लिए। नहीं लैपटॉप मतलब इशू कॉलेज लाना आ होता है। सकते हैं लेकिन आना जरूरी नहीं है, ऐसा मैम? हाँ, मोड ऑफ टीचिंग विल बी ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही होगा। लेकिन जैसे मुकेश वगैरह बच्चे हैं ना, उनको घर पे एक्सेस नहीं कर पाते वो, तो वो कॉलेज आके लैब में बैठ के क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो मुकेश को ही बोल देना भाई आके रह लेना पीजी में। हाँ नहीं आ सकता ना, हाँ ये भी तो प्रॉब्लम है कि बच्चे फैमिली है ना। घर से कहाँ से आएंगे। हाँ, it's basically being open for those students who were unable to access their classes online. बट आपकी लैब हाँ, कुणाल कुणाल भंडारी, पता नहीं कौन कुणाल तो आता है। अभिषेक कंडारी एक बच्चा था, वो उसका कुणाल मेरे तो पास है। कॉलेज में ही रहता है। नाउ यू कैन आल्सो गो फॉर लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज में बुक्स वगैरह देख सकते हो। बाकी मैंने तो ऑनलाइन आपको दी हुई है। लाइब्रेरीज खुल जाएंगी, लैब्स खुल जाएंगी। चलिए फिर बाय।